देखिए, चूंकि झारखंड में आया हुआ हूँ, झारखंड का ही सपूत हूँ, इसलिए आप लोगों से और मीडिया में महाराष्ट्र प्रवक्ता होने के कारण मीडिया में के लोगों से बार बार मुलाकात वहाँ पर होती रहती है। और जब भी प्रदेश में आता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग के समक्ष होकर रूबरू होकर कुछ बातें आप लोग से मुलाकात भी होती है और कुछ बातें करने का मौका भी मिलता है। तो जैसा आज मैंने सोचा कि आप लोगों से इस बारे में, वैसे तो आपकी जानकारी, लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दे उठाऊं जो आपके समझ कर पाऊं और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जानकारी तो है कि 16 जनवरी से जो वैक्सीन का जो टीकाकरण जो है उसका इनिशिएशन होगा, उसका काम शुरू होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसके लिए जो है इसको इनिशिएट किया जाएगा। लेकिन आप सबसे बड़ा इसमें दो तीन बातें हैं कि जिस तरह से हमने पूरे कोरोना को मैनेज किया है, जिस तरह से हमने काम किया है पूरे कोरोना में, लॉकडाउन से लेकर आज तक, वो अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए कि अगर आप देखिए, सबसे पहले जो लॉकडाउन का फैसला लिया आदरणीय प्रधानमंत्री, वो सराहनीय था, पूरी दुनिया ने सराहा। आज दुनिया की 20% आबादी जो है हिंदुस्तान में रहती है, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे कम पीड़ित जो है, जो संक्रमित लोग हैं, वो हिंदुस्तान में सबसे कम परसेंटेज पर कैपिटा अगर देखें तो सबसे कम है वो हिंदुस्तान में। उसके बाद सबसे पहले वैक्सीन का जाना, आप देखिए दुनिया 2.5 करोड़ वैक्सीन बांटेगी, जबकि भारत देश 30 करोड़ वैक्सीन बांटेगा, जिसका पूरा रूपरेखा आपके सामने ऑलरेडी दिया गया है कि पहले चरण में जो है वो 3 करोड़, दूसरे चरण में जो है वो 27 करोड़, जबकि दुनिया अभी तक पूरी दुनिया जो है वो 2.5 करोड़ की वैक्सीन बांटने का काम अभी तक पूरी दुनिया में, अगर आप पूरा न्यूज आप देखें तो पूरी दुनिया में अब तक अभी 2.5 करोड़ जो है वैक्सीन बांटने का काम के बारे में लोगों ने अभी तक जो है उसकी रूपरेखा दी है। तो इसके लिए भी प्रधानमंत्री के इस इनिशिएटिव के लिए भी पूरा देश कम से कम उनको धन्यवाद देता है और साथ साथ पूरी दुनिया उनको इसके लिए अब लोहा मानती है कि उन्होंने जिस तरह से कोरोना को टैकल किया और जिस तरह से, जिस कोशिश से, उनके परिश्रम की वजह से आज वैक्सीन भी जो देश में जो है तैयार है कि हम अपने जो है फ्रंट लाइन वॉरियर्स को भी दे सकते हैं और साथ साथ जो है 50 साल की उम्र से ज्यादा और जो 50 साल की उम्र जिससे कम है लेकिन उनको कोई ऐसी बीमारी है जो उससे पहले से उससे जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को भी अब जो कहीं ना कहीं कोविड का डर उनके दिमाग में रहता था वो कम से कम वो दिमाग से निकल जाएगा और बाकी लोगों को भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है 3rd फेज में दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसको एक्सपोज होने का डर है, वैसे जनता को प्रधानमंत्री ने पहले ही सुरक्षित करने के लिए ये सारे कदम उठाए हैं, जो कि आज जो वैक्सीन है यहाँ पर तैयार है, उस वैक्सीन को पूरे देश में अलग अलग जगह पर पहुंचाया जा रहा है। इसका काम चल रहा है। 16 तारीख को ये कल जो है इसका टीकाकरण का काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये काम पूरा हो रहा है। लेकिन आपको ये बड़ी इस जानकारी से खुशी भी होगी कि इस वैक्सीन को पूरी दुनिया चाहती है कि वो वैक्सीन मिले। कई दुनिया के कई ऐसे मुल्क से ये रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि वो वैक्सीन, हिंदुस्तानी वैक्सीन चाहते हैं। इतने सस्ते दर पे बना है कि 206 रुपये में ये डोज दिया जाएगा। अगर चाइना की वैक्सीन में देखिए तो 5600 रुपये उसका वैक्सीन का कॉस्ट है। आप यूरोप के कई जगह पे देखिए तो 2800 से लेकर 4800 रुपये पे कॉस्ट है। अगर आप दुनिया के कुछ और इलाकों में देखें तो सबसे सस्ता जो दुनिया के बाकी इलाकों में है वो 800 रुपये कॉस्ट आता है। लेकिन भारत में बना हुआ इस वैक्सीन का कॉस्ट सिर्फ 206 रुपये। उसके साथ साथ भी चाहे भारत बायोटेक है या IIS है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, वो भी जो है वो फ्री वैक्सीन भी बहुत सारा देने का काम कर रही है। 16.5 लाख फ्री वैक्सीन भी देने का काम कर रही है। तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बहुत कम है और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने पर्सनली बहुत इस पर जो है कोशिश की, इंश्योर किया कि भारत में हो, इंश्योर किया कि जितनी भी सुविधाएं जो इसके लिए प्रधानमंत्री के साथ साथ हम साथ जो जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जिनको सही तौर से जिनको हमें धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उनकी कोशिशों से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आज अपने आप को सुरक्षित करने में कामयाब होंगे। आप देखिए, अगर आंकड़े के हिसाब से देखें तो दुनिया में जो है अब तक मेरे ख्याल से 9 करोड़ 90 लाख लोग जो है संक्रमित हो चुके हैं। 5 करोड़ 10 लाख वो ठीक हो चुके हैं। लेकिन अगर उसके हिंदुस्तान में देखिए और 20 लाख लोग जो है वो इससे संक्रमण के बाद उनकी मौत हो चुकी है, ये पूरे दुनिया में। लेकिन अगर हिंदुस्तान में देखें, सिर्फ देश में जिसकी 20% आबादी हिंदुस्तान में रहती है पूरी दुनिया में, और अगर यहाँ आकर देखिए तो यहाँ 1 करोड़ 10 लाख जो है अभी संक्रमित हुए हैं, 1 करोड़ 1 लाख जो है वो ठीक हो चुके हैं।
96.49% लोग ठीक हो चुके हैं संक्रमण के बाद। ये अपने आप में अचीवमेंट है कि एक तो सबसे कम यहाँ पर संक्रमित हुए। ऐसा लक्षद्वीप ऐसी जगह है जहाँ एक भी संक्रमण किसी को नहीं हुआ है, और ये भी एक ऐसी जगह है वो हिंदुस्तान में जहाँ एक किसी भी आदमी को कोई संक्रमित नहीं हुए हैं। और साथ साथ अगर आप देखें तो 96-97% जो है रिकवरी रेट है वो अपने आप में है, और मोर्टेलिटी रेट भी देखिए तो बहुत कम है, इसलिए कि हमारे यहाँ सिर्फ जो है 1,52,000 लोगों की मौत हुई है। अफसोस है मौत हुई है, लेकिन इस तरह की महामारी में इतना कम, इतना मैनेज करना और फिर साथ में वैक्सीन का भी आ जाना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारे जितने वैज्ञानिक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन इस सब बीच में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से किसानों के मामले में उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, उसी तरह इस मामले को भी, ये मामला ऐसा नहीं है जिसको राजनीति से जोड़ा जाए। ये लोगों के जिंदगियों का सवाल है। प्रधानमंत्री इसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है, इसलिए कि उनके पास दो विकल्प थे, इकोनॉमी को देखूं या लोगों की जिंदगी को देखें। उन्होंने जिंदगी को प्राथमिकता दी। ये सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया प्रशंसा करती है कि इकोनॉमी तो वापस आ जाएगी, थोड़ा और बेहतर करेंगे, मेहनत करेंगे, देश के लोग मेहनत करेंगे तो इकोनॉमी तो पटरी पे आ गई, जल्दी और तेजी से ग्रो करेगी, और ग्रो करने भी लगी, इकोनॉमी भी वापस आ गई, पटरी पे ग्रो भी करने लगी। अब दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा भी यही आने लगा, इसलिए कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी हिंदुस्तान में दिखती है। लेकिन हमारे कांग्रेस के लोग आज इसमें भी कहीं न कहीं लोगों को भ्रमण करना, गुमराह करना, गलत क्वेश्चन उठाना, सरकार को गलत तरीके से कटघरे में खड़ा करना। भाई सरकार कटघरे में आप खड़ा करने का काम जो है आपका है एज अपोजिशन पार्टी, बट कम से कम जब लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं तो मुझे आप लोगों के समक्ष ये कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, लेकिन एक जिम्मेदार अपोजिशन पार्टी नहीं। कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारियों को वो खो चुकी है, लोगों का विश्वास तो खो ही चुकी है, लोग अपनी जिम्मेदारी को भी खो चुकी है कि एक जिम्मेदार अपोजिशन पार्टी का जब लोगों के बारे में बात होती है, देश की जनता के बारे में होती है, देश हित में बात होती है, तब वो उम्मीद करती है कि कम से कम एक अपोजिशन पार्टी अपना प्रिंसिपल रोल, एक कंस्ट्रक्टिव रोल और एक जो है सकारात्मक रोल करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे वैक्सीन जो ड्राइव है, वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसमें आप जिस तरह की बातें वो बार बार गुमराह करने वाली बातें कह रहे हैं, तो मैं आपके द्वारा मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कम से कम ये जो लोगों की जिंदगी को से खिलवाड़ कर रहे हैं उनको आप उजागर कीजिए कि इस तरह के लोग एक्सपोज कीजिए। और मैं जो ये वैक्सीन ड्राइव हो रहा है, जो इतने सारे लोग जो पहले फेज में हम 80 लाख ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जो बिल्कुल आपके साथ जुड़े हुए थे, और चाहे प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में ये इस तरह के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको हम जो आइडेंटिफाई किया है। और फिर उसके बाद 2,20,00,000 लोग कहते हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे और ऐसे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जिनको सरकार ने आइडेंटिफाई किया है। और इन सब लोगों को पहले टीकाकरण इन लोगों का होगा, उसके बाद 27 करोड़ लोगों को ऐसे जो हमारे वोटर लिस्ट के अंदाज से जो 50 साल की उम्र से ज्यादा हैं वो या 50 साल की उम्र से कम है, लेकिन उनको कोई ना कोई पहले प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, उन लोगों को हम जो है प्राथमिकता देके 27 करोड़ लोगों का इनको सेकंड फेज में किया जाएगा। और बच्चे जो लोग हैं जो उनको अब आगे हैं उनको भी इस तरह से जो है वो टीकाकरण उनका भी होगा। लेकिन अगर किसी को जबरदस्ती नहीं है, सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी को जबरदस्ती नहीं है, कोई अगर ऐसा किसी की इच्छा ना हो और ना लेना चाहे तो सरकार जबरदस्ती नहीं करेगी, उनको पूरी आजादी है, उनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपने जब उनकी इच्छा करे तभी ले। लेकिन सरकार वो काम इस चीज को मुहैया करने के लिए पूरे तौर से जिम्मेदारी से कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का लोगों में रिसेप्टिवनेस है, उत्साह है, मुझे लगता है कि पूरे 30 करोड़ लोग इसका पूरे तौर से इस्तेमाल करेंगे और देश को सुरक्षित रखने में सरकार का सहयोग करेंगे। इसलिए कि ये जो डोज है वो इतना सस्ता वैक्सीन जो पूरी दुनिया में नहीं बना है, इसके लिए मैं फिर से एक बार हमारे सारे वैज्ञानिकों को एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ, अपने सीनियर लीडरशिप की तरफ से, अपने पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, और यहाँ हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके तरफ से मैं पूरे वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि उनकी कोशिश, उनके साथ लोगों का उत्साह बढ़ा के जिस तरह से उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचाया, उसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं।
धन्यवाद। सबसे पहले 9 वर्ष की शुभकामना। मकर संक्रांति का अवसर हम सब लोगों ने कल मनाया। उस पर्व के अवसर पर भी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और अभिनंदन। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानित श्री जफर साहब ने पूरी बातों को रखने का काम किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, प्रधानमंत्री जी के कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला सेनापति के रूप में उनके सामने हम सब लोग नतमस्तक हैं। केवल देश नहीं बल्कि दुनिया के लोगों ने देखा कि भारत के कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला व्यक्तित्व का नाम मोदी जी है। वैक्सीनेशन की खेप झारखंड में पहुंची है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और वैज्ञानिकों को अभिनंदन और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब कोई जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा महामहिम राज्यपाल राजभवन के सामने विधवा विलाप करने का कार्यक्रम उन्होंने तय किया है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि झारखंड गठन के पहले छोटा नागपुर और संथाल परगना को एक उपनिवेश की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। आज झारखंड के अंदर जो विस्थापितों की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसका अगर कोई एक व्यक्ति, एक दल अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस है। दुर्भाग्य है कि जो झारखंड बनने का सबसे बड़ा विरोधी कांग्रेस और आरजेडी था, वो इस सरकार में शामिल, जिसने झारखंड आंदोलन को खरीदने का काम किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा बीच अपने आप को बिक्री करवाने का काम किया। उस गठबंधन की सरकार किसानों के हित की बात जब करती है तो झारखंड के लोगों को हंसी आती है। आज उनका कार्यक्रम किसानों के हित में है, तो पहले मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस की पार्टी के नेताओं से, राज्य की सरकार के सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि पिछली सरकार की योजना थी, वो योजना थी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, और उस योजना के तहत प्रति एकड़ 5,000 रुपए देने का काम राज्य की सरकार ने किया। रघुवर दास जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन आज वो राज्य की सरकार इस योजना को बंद करके किसानों के पीठ पर छुरा भोगने का काम किया, विश्वासघात करने का काम किया। अगर किसानों के वो हमदर्द हैं, किसानों के हित चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को लागू करें। प्रति एकड़ 5,000 रुपए और 5 एकड़ तक 25,000 रुपए प्रति वर्ष जो राज्य की सरकार, पिछली सरकार ने देने का काम किया था। अगर आज उनमें हिम्मत है तो उनके प्रभारी आय में आज इस बात का वो घोषणा करें। दूसरी बात, किसान की हित की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की महागठबंधन की सरकार किसानों के बारे में जिस प्रकार से वो अपने घोषणा पत्र में बातें की थी कि हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख तक हम कृषि ऋण को माफ करेंगे, उसके संदर्भ में आज राजभवन में बताएं, अपने कार्यक्रम में बताएं, प्रेस के माध्यम से जनता को बताने का काम करें। किसानों के संदर्भ में अगर सच में वो किसान को उनके हित की बात करना चाहती है तो जिस प्रकार से किसानों के
पूरे देश में एकमात्र झारखंड ही राज्य ही ऐसा रहा जहां पर यूरिया की कालाबाजारी होती रही। किसान को यूरिया खरीदने में एक एक बोरी में 500-550 रुपया अतिरिक्त देने पड़े। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आज कांग्रेस पार्टी और सत्ताधारी दल ये बताने का काम करें किसानों के संदर्भ में कि राज्य में किसानों के द्वारा उत्पादित फसल का जो बिक्री केंद्र है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। जिस प्रकार से समर्थन मूल्य घोषणा हुई है, लेकिन वास्तव में किसानों को किस रेट पर अपने फसल धान बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। आज आप सब कोई जानते हैं कि 2200-2300 रुपए एमएसपी तय हुए, लेकिन किसानों को 1100-1150-1200 तक धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके लिए कौन दोषी है? इसलिए इस प्रकार से ढोंग करके झारखंड की जनता को बरगलाने का काम न करें। जिस प्रकार से कोविड-19 के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो मुझे आश्चर्य होगा आप सब लोगों को कि कोविड-19 में केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए पैसे 270 करोड़ रुपए का आज तक यूटिलिटी सर्टिफिकेट देने में राज्य की सरकार असफल हुई है। केंद्र सरकार के द्वारा विशेष रूप से भेजे गए पैसे, डीएमएफटी का पैसा जो स्थानीय जिलों में लोक कल्याणकारी योजनाएं के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो आपदा राहत प्रबंधन का जो गाइडलाइन आया था उसमें उल्लेख किया गया था इस पैसे का उपयोग आप कोविड-19 में भी कर सकते हैं। लेकिन आज आप सबको जानकारी है, मैं केवल आपको स्मरण कराने के लिए बैठा हूं कि उसके पैसे का उपयोग कितना राज्य की सरकार ने की है। केवल केंद्र सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप लगा करके आप अपनी असफलताओं को छिपाने का काम कर रहे हैं। एक वर्ष की सरकार 0 रन में आउट हो चुकी है। जनता के नजरों में बोल्ड हो चुकी है वो सरकार। और आज केवल और केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। इसलिए आज का जो उनका कार्यक्रम है उसमें एक भी किसान शामिल नहीं है। केवल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता केवल फोटो खिंचवाने के लिए, अखबारों में खबर छपने और छपवाने के लिए वो इस प्रकार का कार्यक्रम कर रही है। जनता से नकारे हुए लोग हैं और इस प्रकार का नाटक करके जनता की नजरों से और गिरने और गिरवाने का काम कर रही है। उनका कहना है कि प्रदेश में कुछ सरकार को अस्थिर करने गिराने की गतिविधि चल रही है, जैसे अन्य राज्यों में। फुरकान अंसारी की मैं बात कर रहा हूँ, कमेंट की। फुरकान अंसारी ने तो और चीजों भी कहा है। फुरकान अंसारी की तो कांग्रेस के संदर्भ में भी कहा है। थोड़ा कांग्रेस के आज प्रभारी हैं, थोड़ा उनसे भी आप पूछ लीजिएगा। इस प्रकार की बातें का कोई और छूट नहीं। झारखंड उद्योग सैयद जफर साहब, जैसे आपने कहा कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, बुनकर यहाँ बड़ी तादाद में रहते हैं और पावर लूम काफी बंद है बड़ी तादाद में, और बुनकर बेरोजगार है। कल जैसा आलमगीर आलम कह रहे थे कि मरकज जो सहयोग करती थी वो सहयोग नहीं कर रही है, क्या कहते? बुनकर जो है, पावर लूम जो यहाँ चलते हैं, हैंडलूम के वर्क होते हैं, अंसारी प्रांतीय के लोग ज्यादा उसमें जुड़े हुए हैं उस कार्य से, तो वो केंद्र सहयोग करती थी बुनकरों को यहाँ माली के तौर पे
वो फंडिंग नहीं हो रही है, जैसा आलमगीर आलम साहब ने देखिए, आलमगीर साहब जो है, जो चले न जाने अंगनवे थे, देहात में कहावत है, वो ज्ञानी आदमी है, गांव के आदमी है। बुनकर के नाम पर वोट लेने वाली सरकार, अकलियत के नाम पर वोट लेने वाली है सरकार। एक भी बता दे कि अकलियत के लिए उन लोगों ने कुछ काम किया है 1 वर्ष में। केंद्र सरकार की जो भेजी हुई राशि लेने का भी इनके पास इल्म नहीं है। केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति इतनी जिम्मेवार है, लेकिन ये राज्य की सरकार इतनी लापरवाह है। अंसारी समाज के लोग आज नहीं, पूर्वजों से, झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, जिसकी बात आप कह रहे हैं, वो लोग धरोहर है झारखंड के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, जब आई है तो उनको आर्थिक सहयोग और सहायता देने का काम ही नहीं किया, बल्कि उसको संरक्षण देने का भी काम किया। लेकिन वर्तमान राज्य की सरकार अकलियत को भ्रम में रख करके, बहका करके वोट लेने की बेसरी बनी हुई है। इसके अलावा ये सरकार कभी अकलियत के लिए कुछ काम नहीं किया। जफर साहब ने मध्य प्रदेश में अच्छी बैटिंग की, पिचिंग की। बंगाल में इलेक्शन है चंद ही दिनों में, मतलब 21 में, और बड़ी तादाद में अकलियत रहते हैं। जो मरकज की जो मंसूबे हैं, जो इम्प्लीमेंट नहीं की ममता बनर्जी ने, वहां जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको उज्ज्वला योजना, ऐसी बहुत सी योजनाएं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्या वहां आप उस इश्यूज को जोरदार तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये इश्यूज जो है सिर्फ अकलियतों के लिए नहीं, प्रधानमंत्री वेलफेयर स्कीम जो है, जन कल्याणकारी योजनाएं जो है प्रधानमंत्री की, वहां पर उसको इम्प्लीमेंट, बहुत सारे स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जैसे आप 5 लाख का इंश्योरेंस है गरीबों के लिए, वो उन्होंने नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे स्कीम है जिसके लाभान्वित होने चाहिए एक आम नागरिक, उनको कहीं ना कहीं वो, और साथ साथ किसान भाई बहनों को भी जो सम्मानित करने के प्रधानमंत्री किसान सम्मानित योजना के तहत 6,000 रुपये जो मिलता है, वो भी देने से वो विफल रही है और कहीं ना कहीं रुकावट की तरह खड़े रहे। तो हम इस बात को बार बार लोगों तक ले जा रहे हैं कि किसान के हितैषी वो बनना दिखाना चाहते हैं, लेकिन असल में किसान के हितैषी नहीं, बल्कि उनके दुख सुख के समय वो न रहने के बजाय बल्कि उनको दुख सुख देने का काम कर रही है वहां ममता सरकार, और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस भी जहां जाए वो भी कर रही है। एक खास के वेस्ट बंगाल के बारे में और अपने अकलियतों के बारे में बताया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर देश में अब देखिए माइनॉरिटी की जो आबादी है वो 14%, 15% के आसपास होगी। मैं भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो लाभान्वित लोग हैं, जितनी वेलफेयर स्कीम है, लाभान्वित लोग हैं, उनका अगर आप देखिए उसमें से परसेंटेज जो है, उसमें से 20 से 25% तक जो है वो मुस्लिम समाज के लोग लाभान्वित हुए। उससे समझ में आता है कि सरकार बिना भेदभाव के काम करती है। हम तुष्टीकरण नहीं करना चाहते हैं, जो बार बार उन्होंने तुष्टीकरण का नारा दिया, हर तरह से तुष्टीकरण करने की कोशिश की, लेकिन समाज का कोई भला नहीं किया। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की शुरू से एक फिलॉसफी रही, सोच रही कि हम तुष्टीकरण के खिलाफ काम करेंगे, लेकिन एक आम नागरिक के मजबूत बनाने का काम करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं, वो एक आम नागरिक तक पहुंची, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे किसी और समाज का हो। लेकिन क्योंकि अगर आप पूरे आंकड़े को देखेंगे तो आपको लगेगा 20 से 25% हमारी आबादी जितना, उससे ज्यादा जो है हमें लाभान्वित लोग हैं। इससे समझ में आता है कि उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की, कभी समाज का भला नहीं किया। जैसा भी अध्यक्ष जी कह रहे थे, हमने समाज का भला किया, लेकिन बिना भेदभाव के, लेकिन हमने तुष्टीकरण की कोशिश नहीं की। और आगे भी बिना भेदभाव के हमारी सरकार काम करती रहेगी। अब अगर देखिए उत्तर प्रदेश में, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना को देखें तो सबसे ज्यादा लाभान्वित मुस्लिम समाज के लोग हैं। मैं वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुझे मालूम है कि वहां लाभान्वित लोगों में मुस्लिम समाज के लोग हैं। क्यों? इसलिए कि पहले की सरकारों ने उन्हें सिर्फ गुर्बत में रखा, एक कोने में रखा, उनके कभी उनके लिए कोई काम नहीं किया। हाँ, उन्हें डरा के रखा। आज जो सरकार है वो उनके हित में काम करती है, लोगों, एक आम नागरिक के हित में काम करती है, चाहे वो किसी समाज के, किसी समुदाय के हो, कोई पूजा पद्धति हो, किसी में आस्था हो, लेकिन वो एक भारत के नागरिक है और इस नागरिक को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए।
तो उसको मिलती है। ये नहीं देखा जाता कि उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसका घर क्या है। ये सिर्फ लाभान्वित हो सकता है, इस सूची में उसका नाम है, उसको उस सूची में बिना भेदभाव के हमारी सरकार देती है। यही फर्क है हमारी सरकार और जो पुरानी सरकार कांग्रेस की और आरजेडी और समाजवादी पार्टी और जो बीएसपी की रही है या ममता बनर्जी की रही है, वो लोग वो तुष्टिकरण करते हैं। और बंगाल में के संदर्भ में चूंकि आपने पूछा है, बंगाल में इस बार हमारी पार्टी वहां के लोगों का समर्थन विश्वास प्राप्त कर चुकी है, चाहे वो किसी समुदाय के हों। और ममता बनर्जी के आखिरी चंद दिन बचे हैं, वहां प्रदेश की जनता उनको उखाड़ के फेंक देगी, इसलिए कि जिस तरह की वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, उससे वहां के हर समाज के लोग खफा है। और जिस तरह से वेलफेयर स्कीम जो है सेंटर के, उसको रोक के रखा है, उससे वहां किसान भाई बहन, आम नागरिक, गरीब आदमी जिसको मजबूत होता है इस स्कीम से, वो कहीं न कहीं वो नाराज है। और हमें इस बार जब इलेक्शन होगा तो उसमें ममता बनर्जी को आईना दिखाने का वो भी काम करेगा। जफर जी, ये देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का पैनल था उससे भी भूपेंद्र सिंह ने रिजाइन कर दिया है। आखिर सरकार जो कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही है? कांग्रेस हो सकता है कि उसके पीछे हो, उनको इंस्टिगेट कर रही हो, लेकिन आप लोग भी कन्विंस नहीं कर पा रहे, परस्यूट नहीं कर पा रहे उनको। नहीं, देखिए, जहां तक किसानों के मामले में मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी डेडलॉक हो तो उसको चर्चा के मीडिएशन के माध्यम से ही चर्चा करेंगे तो उसका समाधान निकलेगा। हमने बराबर से उनको आमंत्रित किया है। जब वो हमारे को उन्होंने कहीं बुलाया, हमारे जो कृषि मंत्री साथ साथ में और भी मिनिस्टर उनसे वार्तालाप करने के अभी जो मीटिंग थी उसमें भी कुछ आउटकम नहीं निकला है। वो लोग फिर वापस आ गए, बोले जब तक रोल बैक नहीं किया जाएगा कानून। मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, जहां तक रोल बैक का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर आपने जो ये तीनों कानून को पढ़ा होगा, चूंकि हम दोनों अध्यक्ष और हम दोनों उसको पारित करने में अपनी भूमिका निभाई है, इसलिए हमें पूरी तरह से उसकी जानकारी है। जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं हमारे किसान भाई बहन, वो एक अलग मुद्दा है। वो एमएसपी को के बारे में कह रहे हैं, गारंटी कानून मांग रहे हैं। हाँ, वो एमएसपी के गारंटी कानून मांग रहे हैं और हम इस बिल के बारे में अब बात कर रहे हैं। इस बिल को इसको रिपील कर सके, वापस लेने का, ये दो अलग अलग मुद्दे। इस बिल में देखिए, वो मुद्दा एक अलग है, उस पर सरकार ने कहा है कि हम आपसे चर्चा करेंगे। किसान भाई बहनों के हितैषी अगर पिछले 6 साल में जो हमने काम किया, अगर उसका पूरा ब्यूरो देखें तो आपको लगेगा कि हमने किसी सरकार ने जो काम किया किसानों के लिए। 70 के दशक से आप अभी देखिए कि किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी और एक गवर्नमेंट मुलाजिम की आमदनी कितनी बढ़ी। अगर आप देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी थी। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2 तरह के काम किए। एक तो उनकी आमदनी बढ़ाई, हिस्टोरिक ऐतिहासिक फैसला लिया 2018-19 में, जब उन्होंने एमएसपी बढ़ा के दिया, लागत का 1.5 गुना दाम दिया, जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के रिकमेंडेशन थे। दूसरे साथ साथ उन्होंने इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए किसान सर्विसेज बढ़ाई, चाहे उसका सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज हो, चाहे उसमें नीम कोटेड यूरिया को दिया। सर, अभी डेडलॉक कहाँ, क्यों नहीं कन्विंस होता? तो अभी देखिए, ये डिजाइन कर रहे हैं अगर पैनल से, तो फिर तो ये पैनल जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों का बनाया है जिनके जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनकी छवि जो है वो बिल्कुल जानी जाती है कि किसानों के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं और कृषि के बारे में उनकी पूरी तरह से जानकारी है। ऐसे लोगों का पैनल तो हम तो सिर्फ किसान भाई बहनों से यह आग्रह कर रहे हैं कि आप चर्चा कीजिए। जितने सारे मुद्दे थे उसका समाधान मिडिल ग्राउंड होकर समाधान निकाल लिया गया है। सिर्फ 1-2 और मुद्दे बचे हैं, उस पर भी अगर जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने बिल बनाया, हो सकता है अगर हमने वो इसमें कमी रह गई हो और हो सकता है कि आपको उसकी जानकारी हो, आप दीजिए। हम इसको बिल का एक खाचा है, उसमें अगर कहीं कोई कमी रह गई आप तो उसको हम ठीक कर देंगे। और सर एक लास्ट सर, सोशल प्लेटफॉर्म पे ना मीम्स बन रहा है, कांग्रेस बनवा रही है क्या? दिखाया जा रहा है कि दिल्ली जो है वही दूध की रखवाली कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के पैनल वालों, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैव स्टार्टेड टू अपीयर इन सोशल प्लेटफॉर्म। नहीं देखिए, ये कांग्रेस है इसके पीछे क्या? ये सोशल, देखिए कांग्रेस जो है पूरे नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है, इसलिए और उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप उस वक्त 2007 का फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट देखिए कि वो हमारे समय में नहीं, यूपीए के समय में हुआ था। उसके रिकमेंडेशंस क्या है? 2006 का स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट देखिए, 2007 का ही जो ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स थे उनकी रिपोर्ट देखिए, जो उसमें हुड्डा जी जो है, सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, हुड्डा जी उसके अध्यक्षता में वो रिपोर्ट बनी, उसके रिकमेंडेशन देखिए। ऐसे में बहुत सारे एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट बता सकता हूँ। उस वक्त के जो बड़े लीडर्स थे, मुख्यमंत्री थे, चाहे शरद पवार जी हो, ऐसे लोगों के रिकमेंडेशन देखिए।
वो सारे रिकमेंडेशंस इस बिल में पाए गए हैं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ सेफ्टी नेट दिए, जैसे जमीनों को नहीं जब्त किया कर सके, सिर्फ फसलों के जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, इस पे हमने काम किया है कि हमने कोई जमीन, ये सेफ्टी नेट हमने अपने किसान भाई बहनों को दिया है। हमने किसान सर्विसेज जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इसलिए कि हमारे छोटे छोटे किसान भाई 86% 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, मतलब 5 एकड़ से कम जमीन है, तो ऐसे हमारे 86% किसान भाई बहन, उसके लिए सेफ्टी नेट होना चाहिए। तो हमने किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ताकि उनके लिए उनको जानकारी दे सके और सारी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सके। तो ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जाके, ताकि उनसे उनकी हर चीज सुरक्षित रहे, सेफ्टी नेट रहे, उनके हर इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया गया। लेकिन कांग्रेस जो है अपने ही मैनिफेस्टो को जाके देख ले, उसमें उन्होंने कहा क्लॉज नंबर 8 में देख ले कि क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, और उन्होंने कहा है कि एपीएमसी को मंडियों को खत्म करने की बात की, और हमने तो कहा है कि मंडियां वैसे ही रहेंगी, कोई इसमें खिलवाड़ नहीं होगा। उसको बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली लिंक कर रहे हैं, 1000 मंडियों को लिंक भी कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ और भी मार्केट में अगर ज्यादा खरीदार होंगे तो हमारे किसान भाई बहनों को ज्यादा उसके अपने फसलों का दाम मिलेगा, उस लागत से ज्यादा उनको मूल्य मिलेगा। हमने उस दिशा में काम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है गुमराह करने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी जो है इसमें राजनीति कर रही है, जबकि पूरे देश में आप देखिए सिर्फ किसान भाई बहन अभी वहां जो बैठे हैं उस पंजाब और हरियाणा के ही ज्यादा लोग हैं। लेकिन पूरे देश में अगर आप देखिए तो एमएसपी का कोई फायदा जो है देश के किसानों को नहीं होता है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जिसके और किसान सर्विसेज के अंडर में जो अंतर्गत जो सर्विसेज आती है वो तो पूरे देश के किसानों को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हो रही है और आप सबको दिख रहा है। लेकिन हम फिर भी आग्रह करेंगे हम अपने किसान भाई बहनों के, इसलिए कि हमारे सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री किसानों की चिंतित है, कर चिंता करते हैं, उन्हीं के हितैषी सरकार है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई सरकार है। हम उनके सामने हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिल में जो कमियां अगर आपको लगती है आप उस पर, आपने बताया हमने सुधार कर दी, आपको 1-2 कमियां आपके नजर में है भी सुधार कर देंगे आपसे लेके। लेकिन ये जो इसको पॉलिटिकल कलर देके बिल में वापसी, लेकिन मुद्दा कुछ और है। आप बात चाहते हैं एमएसपी पे डिस्कशन, कानून चाहते हैं एमएसपी पे, लेकिन बोलते हैं बिल वापसी। वो कहीं ना कहीं इसको छोड़ के और चर्चा करना चाहिए, मीडिएशन करना चाहिए। सरकार डेडलॉक पे चाहती है कि सरकार बराबर की सरकार का पॉजिटिव अप्रोच रहा है कि हम अपने लोगों से बात करके जो किसान भाई बहनों से इसका समाधान करें। जफर साहब, कांग्रेस के किसान नीति पे आप सवाल उठा रहे हैं, वैक्सीनेशन पर भी आपने कांग्रेस की बात की। आज कांग्रेस का एक और मुद्दा है, वो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है, जो अब तक जिस आसमान पे चढ़ा हुआ है, वो एक गंभीर मुद्दा। उस पर आप लोग कुछ नहीं करेंगे, राहत कैसे मिलेगी? नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, आप इस मुद्दे को सही से समझिए, जो इसमें और एक देश के नागरिक होने के नाते में आपको हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, चूंकि आपने पेट्रोल अगर आप देखें तो जो पेट्रोल से पैसे बचे, ये बात है एक्साइज ड्यूटी जब बढ़ाते हैं तो पैसा जो है सरकार के पास एक पूरी बात अभी आप लॉजिक दे रहे हैं, पहले यही जब चीज में आपका प्रश्न आया है जवाब जवाब नहीं लिखिए, उसके अंदर आपको सवाल करके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, दोनों में फर्क बता दूंगा आपको, फिर बोलने का समय। देखिए, हम पहले जब दाम बढ़ते थे या घटते थे तो वो सरकारी खजाने में रह जाते थे। लेकिन अगर आप आज देखिए तो जब दाम एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है, कुछ उस पर ज्यादा जो एक्साइज ड्यूटी की मात्रा की वजह से जो पैसा आता है सरकार के पास, उसका 42% जो है स्टेट को चला जाता है। ये तो आपको मालूम होगा, 42% स्टेट को दे देते हैं रेवेन्यू का, और जो बाकी जो 58% में हम जो रूरल डेवलपमेंट का काम जो हम पूरा करते हैं। जो अगर आप आज जो गांव में रोड बन रहे हैं, जो आपके कोल्ड स्टोरेज बन रहा है, जो गांव में बिजली पहुंच रही है, जो गांव में इतनी समस्याएं बिजली पानी सड़क की थी, वो सब दूर कर रहे हैं। पहले लोगों ने नारा दिया, आज उस पैसे का इस्तेमाल सरकार सिर्फ अपने गरीब समाज के लोग रहने वाले के इसलिए इस्तेमाल कर रही है। अगर आप देखें तो पूरा फंड जो है वो जाता है, जो इसमें जो ज्यादातर लोग जो है जो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, जो अगर ये बात मैं मानता हूँ कि अगर थोड़ा दाम पड़ता है तो कंट्रीब्यूट जो उनका कंट्रीब्यूशन देश निर्माण में होता है, ताकि जो गरीब भाई बहन हमारे जो है देश के, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, इससे उसको राहत मिलती है, ना कि आम जनता। तो ये मैं आम जनता जो
थोड़ा सा ज्यादा पेट्रोल का दाम लेती है तो उसको सरकार के बाकी स्कीम में नहीं जाता है, सीधे सीधे गरीब कल्याणकारी योजना और गरीबों के लिए बेहतर सड़क पानी मुहैया कराए, इसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बढ़े। इसलिए 1 लाख करोड़ जो है वो अब तक सरकार के पास है जो पूरे गरीबों के लिए खर्च कर रही है। तो ये भी देखिए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आपका थोड़ा सा, मैं मानता हूँ कि थोड़ा आपको ज्यादा दाम अगर देते हैं, वो दाम आप देश के निर्माण, गरीबों की समस्याओं को दूर करने में आपका योगदान सरकार देखती है, जो पहले नहीं होता था। आप देखिए ना, अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन अगर किया होगा जो आज हम कर रहे हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे हम काम कर रहे हैं, ये सरकार काम करे तो आज जो किसानों की जो आमदनी होती, क्यों फेंकना पड़ता है। जो एक किसान को जो 30 रुपए टमाटर अगर यहाँ बेच रहे हैं तो हिंदुस्तान के दूसरे कोने में वो 1 रुपए में टमाटर को जमीन में फेंकना पड़ता है, इसलिए कि हमने कभी लिंकेजेस नहीं किया। आज इस सरकार की कोशिश है अगले 7-8 साल में ये किसान भाई बहनों की आमदनी इसकी वजह से बढ़ेगी कि हमने रूरल डेवलपमेंट जो है बहुत तेजी से किया। आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आप एक अच्छी सड़क पे जाके अगर मेरे जो किसान भाई दूध लेके जाते हैं, अगर अच्छी सड़क पे अगर दोनों अपने गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे लेके जाते हैं तो उनका पेट्रोल भी बचता है, उनके दूर भी नहीं छलकता, इसलिए कि सड़क अच्छी बनी तो 30% सेविंग होती है। ये सेविंग कहाँ जाती है? अगर टूटे फूटे रोड पे जब जाते हैं तो उसको, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो किसी ने उसके बारे में चिंता नहीं की, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जफर साहब मेरा डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई भी तो बढ़ती है। अब उसको महंगाई पर भी आपको अगर महंगाई के लिए भी जो जनता जो है तैयार है, तो मैं आपको नहीं महंगाई मेरा ये कहना है कि पेट्रोल का और डीजल का जो बेस प्राइस है उसके लागत का आप 3 गुना ले रहे हैं, मतलब आप 5 गुना भी कर दें तो डेवलपमेंट रुपए में मिलने लगा है। मतलब देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका जो दाम है वो ऐसा नहीं कि 3 गुना लेते हैं। आप देखिए पिछले दिनों में, अगर आप देखिए पिछले 3 महीने में जो पेट्रोल डीजल कच्चे तेल का दाम बहुत बढ़ा, कल तो $57 तक आ गया, आपको पता ही होगा। पहले जो है वो जो है $28 था, अभी $57 आ गया। तो ऐसा नहीं कि 3 गुना बढ़ रहा है। वो आप कच्चे तेल का कीमत भी आप अगर मॉनिटर करेंगे तो उसमें काफी फ्लक्चुएशन है। लेकिन अगर आप ये भी मान लीजिए कि अगर कल को 110, 120 भी हो जाता तो सरकार उतना नहीं बढ़ा पाएगी जितना आज, इसलिए कि एक रिजनेबल प्राइस तक ही सरकार बढ़ा पाती है। बाकी कहीं ना कहीं सरकार जो है वो आम आदमी तब आपके लिए, आपके राहत के लिए खड़ी होगी। आज एक गरीब आदमी की राहत के लिए। दूसरी बात जो आपने बोला, समय क्रूड का दाम $108 प्रति बैरल पहुंच गया था उसके, और उस समय आप लोग बहुत जोर शोर से संसद से लेकर सड़क तक, इसलिए कि कांग्रेस का जो है सबसे नहीं करती थी जनता। नहीं, कांग्रेस का वो पैसा जो है एक, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब हमने ये दिया कि सब्सिडी खत्म करनी चाहिए तो हम जब बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो गैस पे सब्सिडी मिलती थी वो खत्म कर दिया था कि हमें नहीं चाहिए। वो 200 रुपए अगर मेरे किसान कोई गरीब भाई बहन के लिए खर्चा हो रहा है तो वैसे हमने सब्सिडी, वो सब आम आदमी जो हर बड़े आदमी को सब्सिडी जाती थी, आम आदमी गरीब आदमी को उसका फायदा नहीं था। आज गरीब आदमी को फायदा है। ये कोई बात नहीं करता कि गरीब आदमी को इसका पूरा आप लेखा जोखा देखिए, अकाउंट देखिए, फिर बताइए कि इस पैसे को कहाँ खर्च किया जा रहा है।